स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल रिजुविनेटिंग विद पर। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्विजेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स और रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है हमारे पास। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी कि जिन्हें हम CFCs भी कहते हैं। अक्सर आपने ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग के रेफरेंस में इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो हम कुछ नई चीज़ें जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं क्या? तो ये एक नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स हैं, जिनमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन आपको ज़रूर मिलेगा। अब इनकी कुछ कैटेगरीज हैं, आगे हम देखेंगे क्या हैं। तो इनका जो इस्तेमाल है ज़्यादातर वो एरोजोल स्प्रेज में, आपने पिछले डायग्राम में भी देखा, ब्लोइंग एजेंट्स फॉर फोम्स, पैकिंग मटेरियल्स, सॉल्वेंट्स और बहुत ही फेमस है रेफ्रिजरेंट्स। ये सब आपने सुना होगा। लास्ट अगर हम बात करें तो 1987 में 27 देशों ने आगे बढ़कर एक ट्रीटी साइन की थी, जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसमें बात की गई थी कि जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उन पर रोकथाम लगेगी, और ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में बहुत बड़ा योगदान आता है CFCs का। इसलिए हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को याद करना होगा। इसके अलावा आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लें, लंदन एग्रीमेंट था जिसमें कुछ CFCs को ऐड किया गया था, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद हुआ था। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये है एनुअल ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स। तो अगर आप देखेंगे CFC ग्रीन कलर में है, CFC 11 एंड CFC 12। तो आप देखेंगे ये ग्रीन कलर आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा होगा, और आप इसका इंक्रीमेंट देख सकते हैं ईयर वाइज 1980, 1990, 2000 और 2020 में। इधर है एनुअल ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स AGGI, और यहाँ पे है रेडिएटिव फोर्सिंग। तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि CFC का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए इसको पढ़ना और समझना ज़रूरी हो जाता है। अब मैं बात करूँगा आपसे 5 कैटेगरीज पर। तो CFC की 5 कैटेगरी है। पहली है कॉमन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसमें आपको क्लोरो जो शब्द है वो क्लोरीन से बना है, फ्लोरो फ्लोरीन एक एलिमेंट है, और जो कार्बन है वो यहाँ पर C, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उससे लिखा गया है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है HCFC। HCFC होता है हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो हाइड्रो हो गया हाइड्रोजन के लिए, ये वाला C हो गया क्लोरो यानी क्लोरीन के लिए, ये वाला F हो गया फ्लोरीन के लिए, और ये कार्बन हो गया फिर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो CFC जो है ऊपर वाली, इस ऊपर वाली CFC में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो एक नया वेरिएंट बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं HCFC। अगला है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा और कार्बन होगा। अगला है पर फ्लोरोकार्बन्स। तो पर फ्लोरोकार्बन्स में सिर्फ फ्लोरीन F और कार्बन C होता है। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है, कई बार आया भी है, कि ये जीरो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल रखता है। क्या है ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, और इसका जीरो होने का क्या मायने हैं ये भी हम समझेंगे। लास्ट है हेलोन्स। हेलोन्स में आता है फ्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमीन और कार्बन। तो इसमें ब्रोमीन भी आ गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हम बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टर्म है ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। तो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल क्या है? ये हमने क्या किया है, जैसे मान लीजिए आपको जब क्लास में रैंक देनी होती है तो आप क्या करते हैं, जो भी बच्चा फर्स्ट आता है, मान लीजिए उसके 500 में से 418 418 आए हैं, तो जो सेकंड रैंक होगा वो इससे जस्ट थोड़ा सा कम होगा, 416। और अगर किसी के 300 मार्क्स हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फर्स्ट रैंकर से कितना ज़्यादा दूर है। कुछ ऐसा ही रिलेटिव कंपैरिजन हम यहाँ भी करते हैं, और हमने क्या किया है, एक कंपाउंड है ट्राई क्लोरोफ्लोरोमीथेन।
जिसका शॉर्ट फॉर्म है CFC11 और R11 भी इसे कहते हैं। देखिए दो तरह के नॉमेनक्लेचर होते हैं, तो हमें नॉमेनक्लेचर के बारे में तो नहीं जानना है, लेकिन हाँ इसके दो नाम हैं CFC11 एंड R11। तो हमने इस कंपाउंड को लिया और इसका ओजोन डिप्लीशन हमने क्या माना है 1। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, बाकी CFCs को इससे कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से हम उन्हें एक पोटेंशियल वैल्यू देते हैं 2, 3 या जो भी है। हम अभी टेबल से आपको दिखाएंगे कि किन किन गैसेस के क्या क्या वैल्यूज हैं। बहरहाल जो हमने पीछे अभी 5 कैटेगरीज पढ़ी थी, उनमें अगर बात किया जाए मोटा मोटा, तो पर फ्लोरोकार्बन्स का सबसे ज़्यादा है ODP यानी ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, देन कम्स CFC, देन हेलोन्स एंड एट द लास्ट इज HFC। इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है, इसका मतलब यही है कि वो कितना ओजोन डिप्लीट कर सकते हैं। ये टेबल है जिसमें देखिए हमने कंपाउंड यहाँ पे दिए हैं, इसकी ODP वैल्यू भी यहाँ पे दी है। तो आप देखेंगे कि 7.9 है, बहुत ज़्यादा है। ये है CClF2Br, ठीक है। और आप देखेंगे कि जीरो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड की जीरो है, ध्यान रखिएगा जीरो है कार्बन डाइऑक्साइड की। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म केमिस्ट्री में भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, वैलेंसी को समझ लेते हैं। तो वैलेंसी एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे सकता है या शेयर कर सकता है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट का मतलब होता है उसे अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। ये कहानी है। जैसे कि सोडियम है तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 10, इसलिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है हमारे पास 2, 8 और 1, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो 10 मैंने आपको दिखाया, 2, 8 फुली फिल्ड हैं और लास्ट शेल में 1 आ गया। तो अब इसको इस लास्ट वाले शेल में 8 पूरे करने थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इसके पास 1 बच गया। तो ये क्या करेगा, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को हटाने की कोशिश करेगा, ताकि अब इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरे फिल्ड हैं, भरे हुए हैं। और इसके लास्ट में क्या आना है, 8 आ गया और ये फिल्ड हो गया। इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, रिलीज करता है। इसीलिए सोडियम की वैलेंसी होती है +1, क्लोरीन की -1, कार्बन की 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की आप देख लीजिए वैलेंसी यहाँ पे क्या है 1। तो ध्यान रखिएगा ये वैलेंसी आपको थोड़ी बहुत समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जो हम समझने जा रहे हैं उसका वैलेंसी में बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे अगर हमें कोई CFC का नाम दिया जाए तो हम उसे उसके ओरिजिनल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। इसको ज़रूर देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्वेश्चन के लिए। मान लीजिए हमें CFC11 किसी ने दे दिया और इसका नाम लिखना है। तो पहला रूल क्या है, हमेशा ये नंबर याद कर लीजिए, गोल्डन नंबर इज 90। आपको 90 में ऐड करना है यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है। तो 90 में 11 को हमने ऐड किया, आया 101। अब हमें क्या करना है, इस 101 के ऑर्डर को ध्यान से देखिए, ये ऑर्डर बहुत कुछ बताएगा। तो ऑर्डर में फर्स्ट है 1, फिर है 0 और लास्ट में है 1। तो जो पहला नंबर होगा वो कार्बन के एटम्स का नंबर बताएगा, दूसरा हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर और तीसरा फ्लोरीन के एटम्स का नंबर। यानी अब हमारे पास ये है कि इस CFC11 में कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 0 है और फ्लोरीन का 1 है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें सजाएंगे और ये आ गया CFCl3। अब यहाँ पर बात आती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन क्लोरीन कहाँ से आ गया। तो देखिए क्लोरीन ऐसे आ गया कि अगर आपने कहा कि ये एक कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक फ्लोरीन है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इन सबको सेट करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि हाइड्रोजन तो 0 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो अब ये बताइए कि जो कार्बन है हमारा, कार्बन को हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी ऑक्टेट को सेटिस्फाई कर सके। अभी पीछे हमने ये सब समझा था।
तो ये अकेला फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है। फ्लोरीन एक ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कार्बन को 3 लोग और चाहिए ताकि वो अपने ऑक्टेट को पूरा कर पाए। इसलिए इसे जोड़ना पड़ा हमें, क्लोरीन को। अब क्लोरीन को क्यों जोड़ना पड़ा? क्योंकि एक CFC है। क्लोरो, देखिए सबसे पहले नाम क्या आता है? क्लोरो, तो क्लोरीन तो यहाँ पर आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर 3 क्लोरीन लगाए गए हैं ताकि वो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके। तो ये चीज ही समझने के लिए हमने वैलेंसी को पीछे पढ़ा था। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। CFC 115 है, पहला रूल 90 ऐड किया, ऐड कर दिया, 205 आया। पहला नंबर कार्बन बताएगा, दूसरा हाइड्रोजन बताएगा और तीसरा फ्लोरीन बताएगा एज यूजुअल। देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन फिर से 0 है, फ्लोरीन 5 है। अब हमें रुक के ये देखना है कि क्या ये 5 फ्लोरीन हमारे दोनों कार्बन के ऑक्टेट को पूरा कर सकते हैं या उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो देखिए हमने डायग्राम भी दिखाया है। ये देखिए हमने 2 कार्बन बनाए, 5 फ्लोरीन थे, 3 यहाँ लगाए हैं और 2 यहाँ लगाए हैं। एक कार्बन को कितने की ज़रूरत होती है, ये आप याद रख लीजिए, 4 की। कितने की ज़रूरत होती है? 4 की। तो इस कार्बन का 1, 2, 3 और 4 पूरा हो गया। आपको दिख रहा होगा इस कार्बन का 4 पूरा हो गया। अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट कार्बन है उसके क्या हाल है। तो इस नेक्स्ट कार्बन को देखें, इसको एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अगर ये क्लोरीन हम ना लगाते तो इसमें एक की कमी रह जाती, इसीलिए हमने ये क्लोरीन लगाया है। और क्लोरीन ही क्यों लगाया है? क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूँ, ये एक CFC है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो देखिए थोड़ी सी केमिस्ट्री यहाँ पे आ गई है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं हमसे। और ये था आज का पूरा सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।